टेंथ क्लास में हम लोग फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे पहले हम ये बात करें कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन तो ऑलरेडी बहुत छोटी क्लास से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज द रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटीज in which plus minus into division and equal to sign are applied। समझ में आ गया? मतलब ये है कि इक्वेशन जो है किसी कांस्टेंट क्वांटिटी और वेरिएबल क्वांटिटी में एक रिलेशन क्रिएट करता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें होती है? प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, डिवीजन होता है और इक्वल टू साइन होता है। ये 5 ऐसे साइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इन मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी हम लोग उसमें यूज करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें यूज किए जाएं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एक साइन ऐसा है जो उसमें यूज होना कंपलसरी है। अगर इक्वल टू साइन उसमें नहीं होगा तो वह इक्वेशन नहीं है। क्या बनेगा बेटा? अगर इक्वल टू साइन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। एक और दूसरा कुछ भी बोल सकते हैं। वो क्या है? बोलो क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। इफ यू अप्लाई द इक्वल टू साइन इन पॉलिनोमियल then that will be form an equation, and if you remove the equal to sign from the equation then that will be form polynomial or algebraic expression। समझ बात आ गई क्या? अगर इक्वेशन से इक्वल टू साइन हटा दें तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में यदि इक्वल टू साइन का हम यूज कर दें तो क्या बन जाएगा? वो इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन हम लोगों का यहाँ पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है हाईएस्ट पावर 2 हो, और इसको दूसरी लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं कि जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x² + 3x + 9 = 0। तो इसमें वेरिएबल क्वांटिटी की पावर हमें देखनी रहती है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल क्वांटिटी x है, यहाँ पे ये वेरिएबल क्वांटिटी x है, तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो कितना है? 1। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो ज्यादा कौन सा है? 2। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर मैक्सिमम पावर 1 रहती है तो हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 3 रहती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें यहाँ पे कौन सा पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीजें छोड़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है इसका वो होता है ax² + bx + c = 0। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन कोई बताएगा क्या? एक इसमें कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो टीचर बताता नहीं है या तो स्टूडेंट उसको सुनता नहीं है, दोनों बातें हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इस पूरे इक्वेशन में आप देखोगे तो ये शुड नॉट बी 0, ये कंडीशन है। अब अभी मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत समझ आएगा हाँ रियल में ये कंडीशन है। a 0 हो जाएगा तो x बार 0 हो जाएगा। अगर a 0 हो गया तो इसमें कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? जस्ट ये बदल जाएगा किसमें? लीनियर में। देखो bx + c, x की पावर कितनी होगी? 1। और जब पावर 1 हो जाती है तो क्या बन जाता है? वो लीनियर इक्वेशन। बात क्लियर हो गई क्या?
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ए शुड नॉट बी जीरो, बट बी एंड सी में भी जीरो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर तब भी वो क्वाड्रेटिक बचेगी। तो भी क्वाड्रेटिक है। जैसे अगर मान लीजिए कि सिर्फ आपको लिख दिया गया x इक्वल टू जीरो, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल क्वांटिटी की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 है, बाकी की टर्म है या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा हम लोगों को ये देखना है कि क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें x की वैल्यू कैसे निकालें। x की वैल्यू ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों बातें की है। क्या हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा। तो इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं उसको स्पेशली एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, ये जो चैप्टर है आप अगर इसको स्टडी करोगे ना तो ये चैप्टर ठीक सेकेंड चैप्टर से मिलता जुलता है, बिल्कुल सेकेंड चैप्टर के ढर्रे पे चलता है। सेकेंड चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही था, सिर्फ इक्वल टू जीरो नहीं था। वहां भी जो सॉल्यूशन आते थे उस सॉल्यूशन को हम लोग रूट्स नहीं बोलते थे, सिर्फ नाम चेंज किए थे, जीरोज बोलते थे। एक्स की वही वैल्यू यहाँ भी मिलती है, एक्स की वही वैल्यू वहां भी मिलती है। क्लियर हो गया? तो सिर्फ नाम चेंज हो गया है। पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वहां पे सॉल्यूशन को जीरोज बोलेंगे, और यदि इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसके सॉल्यूशन को रूट्स बोलेंगे। ठीक है। तो रूट्स एक्चुअल में होता क्या है, रूट्स का मतलब ये होता है कि वेरिएबल क्वांटिटी की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्वांटिटी के प्लेस पर रखा जाए और उससे इक्वेशन के लेफ्ट और राइट को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। लेफ्ट राइट को बैलेंस करने का मतलब क्या है कि अगर राइट में जीरो है और एक से प्लेस पे कोई ऐसी चीज रखा जिससे कि लेफ्ट वाला भी जीरो हो जाए, अगर राइट में 9 है तो एक से प्लेस पे कुछ ऐसा रखा जाए कि लेफ्ट में क्या हो जाए, 9 हो जाए। मतलब कि लेफ्ट और राइट अगर दोनों बराबर हो जाए तो वह नंबर क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। क्लियर होगी बात? सर अगर वो ax स्क्वायर x की जगह पे जीरो नहीं हो सकता ना, यहाँ की नहीं ax नहीं, स्क्वायर एक जगह पे जीरो नहीं हुआ, x की जगह पे जीरो नहीं हो सकता। अरे x तो रहेगा ही रहेगा। यस सर। ये कांस्टेंट जो क्वांटिटी है ए बी सी, उसमें से ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक। तो रूट्स क्या हो गए, रूट्स का मतलब ये हो गया कि x की वह वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को क्या करती हो, सेटिस्फाइड करती हो। दूसरी चीज, x के कुल कितने मैक्सिमम रूट्स निकल सकते हैं इसमें, तो 2 निकलेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि कितने मैक्सिमम निकल सकते हैं, उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया है? हाँ, क्राइटेरिया है। इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, जैसे लीनियर की 1 डिग्री होती है तो उसमें x की वैल्यू 1, क्वाड्रेटिक की 2 होती है तो x की वैल्यू 2, क्यूबिक की 3 होगी तो उसकी x की वैल्यू 3, डिग्री इन 4 में होगी तो x की वैल्यू 4। क्लियर होगी बात? मतलब जितनी डिग्री यानी जितनी मैक्सिमम पावर उतने ही x की वैल्यू। तो यहाँ पे रूट्स भी 2 होंगे। देयर आर 2 रूट्स, देयर आर 2 रूट्स, और डिनोट किसे करते हैं, एंड डिनोटेड बाई अल्फा एंड बीटा। इस साइन को हम लोग अल्फा कहेंगे, इस साइन को बीटा कहेंगे। याद नहीं होगा तो इसको स्पेलिंग में ALPHA लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, BETA। हाँ बीटा, राइट, बीटा। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है बीटा, ये इसकी स्पेलिंग है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा। अब बेटा यहाँ पे जो ABC था, या ABC क्या है, वेयर A, B एंड C और क्या है, कांस्टेंट है। यस सर, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यू मिलेगी। किसी भी x की एक वैल्यू को अल्फा, आप किसी को बोलो, जिसको ये अल्फा बोल रहा है आप उसको बीटा बोल सकते हो, जिसको आप बीटा बोल रहे हो वो इसको अल्फा बोल सकता है, कुछ भी कुछ फर्क नहीं। ठीक है, जो आंसर मिले बस किसी एक की वैल्यू को अल्फा, किसी एक की वैल्यू को हम बीटा बोल सकते हैं, जो x की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है बेटा, ये होगा। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि जो यहाँ पे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने की मेथड कितनी है, जो हमारी बुक में
समझाई गई है। अच्छा, इसके पहले एक चीज और समझ लें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि मुझे सेटिस्फाइड करना है, देखना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पूरे इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद से आप ये देख लो कि उस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वह 2 बच रही है या नहीं बच रही है। ठीक है, अगर बच रही होगी तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं बच रही होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, अब तुरंत पहली नजर में लगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन एक्चुअल में वो होगा नहीं। एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए कि यहां लिख दिया x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2। अब ये हमें चेक करना है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे दिख रहा है कि पावर कितनी है, 2 है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि x² से x² कट जाएगा। इसमें a + b का होल स्क्वायर पहले अप्लाई करेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, आपको मालूम है क्या होता है? ये नहीं, आप जल्दीबाजी कर रहे हो, आ तो रहा है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये होता है। तो a² का मतलब कितना हो गया, x², b² का मतलब कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab का मतलब कितना हो गया, 2 × x × 1 इक्वल टू x² + 2। इस x² से x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। भाई देखो, ये दोनों पॉजिटिव, ये मत सोचना कि दोनों पॉजिटिव कैसे कटेंगे, ये दोनों पॉजिटिव हैं बट आइदर साइड ऑफ द इक्वल टू। अगर एक को मैं ट्रांसफर करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस ये 2x इक्वल टू 2, या 2x इक्वल टू, इस 1 को ट्रांसफर करेंगे माइनस में जाएगा, तो 2 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1, तो 2x इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन तो बना। अब आप इसको चेक करो, ये नहीं है क्योंकि इसमें पावर 2 नहीं बचा है। क्लियर हो गया बेटा? तो किसी भी इक्वेशन को जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना, क्योंकि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ यही है, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिर्फ यही है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या करना है, चेक करना है। तो आप पूरे इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमें देखना है कि उसमें x⁴ बच रही है कि नहीं बच रही है। अगर होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब यहां मैं ये बता रहा था कि सॉल्यूशन कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी बुक में सॉल्यूशन फाइंड करने के कितने मेथड सुझाए गए हैं? 3 मेथड सुझाए गए हैं। तो मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से होंगे? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो पहला है, उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बोलेंगे क्योंकि फैक्टरी कर रहे हैं। हाँ। तो पहली मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो तो लास्ट, लेकिन सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर है लास्ट। कंप्लीटिंग नहीं, यही है, सेकंड में यही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा शायद, देख लेना, कोई बात नहीं। स्क्वायर मेथड। और जो थर्ड है वो है फार्मूला मेथड। ठीक है, फार्मूला मेथड। अब बेटा यहाँ पे एक बात ये समझना है कि फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फार्मूला मेथड, तो क्या इनकी कोई मेथड है? हाँ है, लेकिन इन दोनों की मेथड को मैं बताने जाऊं तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मेथड तो मेरे पास है, मैं तुरंत बता दूंगा, लेकिन इन मेथड में क्या फर्क है आप समझो। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में किसी भी चीज को फैक्टर करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है। जैसे अभी इन्होंने एक नाम लिया था, इन्होंने क्या नाम लिया था? स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि जो मिडिल टर्म होती है उसको हम 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करते हैं कि दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर लो, मिडिल टर्म के इक्वल है विच साइड, और दोनों का जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल है विच साइड। ये स्प्लिटिंग है। लेकिन क्या हर जगह स्प्लिट होगा? नहीं होता है। देखो, स्प्लिट का मतलब क्या है? अगर आपका इक्वेशन इसके पूरे कंप्लीट फॉर्म में दिया गया है जिसमें x² की भी टर्म हो, x की भी टर्म हो और कांस्टेंट भी हो, तब तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर उसको हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। किसी में क्या होगा कि ये गायब हो गया बीच से,
तब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास 9th में बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ के आए थे, याद होगा ना? 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर में कम से कम 10 से 11 आइडेंटिटीज पढ़े थे। उन सारी आइडेंटिटीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? वो सारी आइडेंटिटीज मुझे याद रहनी चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? तो वो सारी आइडेंटिटी चाहिए। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर क्या होगा? तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। आप इसको लिख दो x प्लस एक्स, और इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये कुल मिलाकर के आपको मिलने वाला क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये 2 बार में बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया जाए कि जैसे मान लो 8x स्क्वायर प्लस 4x, तब तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर ही नहीं सकते हैं ना, कैसे करेंगे? इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे भाई? देखें कुछ कॉमन निकलता है, कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्या? समझ में आ गया? तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करने के लिए हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या काम करता है, उस पर जाएंगे पहली चीज। दूसरी बात यहाँ पे आती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके कुछ स्टेप्स है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। जब अपनी एक्सरसाइज आएगी तो मैं सिखाऊंगा कि किस किस तरीके से कौन कौन सी स्टेप हमें लेनी है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए फार्मूला स्पेशल है, वो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। स्टूडेंट से क्या गलती होती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। इसमें स्टूडेंट क्या गलत करता है? स्टूडेंट गलत ये करता है कि जो ये 2a है ना, ये आप देखो कि मैंने इक्वल टू के बाद मतलब ये पूरे का होल अपान है। स्टूडेंट क्या करता है, इसको जल्दबाजी में ये इतना छोड़ करके बस इसके अपान में 2a लिख देता है, जानबूझ के नहीं लिखता है, लेकिन उसे जल्दबाजी में गलती होती है। अगर मान लो कि ये होल अपान में 2a लिखा तो ये माइनस बी अलग हो जाएगा, तो फिर उसे बाद में जो कैलकुलेशन आएगा वो कोई डिफर कर जाएगा, जबकि ये होल अपान 2a। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक स्पेशल टर्म हमें देता है जिसको हम बोलते हैं डी। इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। और ये d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये रूट में नहीं होता, ये बिना रूट का होता है, ठीक है? मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को एक दूसरा रिफॉर्म भी हम लोग कर सकते हैं, और x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर ओनली डी लिख दूं। अंडर स्टूड है कि d की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यही है। होल अपान में क्या आ जाएगा? 2a। ठीक है बेटा? तो आप इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत सारे टीचर्स ऐसा ही पढ़ाते हैं, डी की वैल्यू ये है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है, नेचर ऑफ रूट्स। ओके बेटा सबका? ठीक है। अब आप लोग हाँ एक चीज और बता लेते फिर उसके बाद, क्योंकि ये लगभग मैंने पूरे चैप्टर का बेसिक ही बता दिया है। बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। बस वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वो भी डिस्क्रिमिनेंट से निकलता है। वो भी डिस्क्रिमिनेंट से निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट से ही निकलता है। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ये बताता है, नेचर से मतलब क्या है? जैसे मेरा नेचर, आपका नेचर, उनका नेचर। नेचर का मतलब यही है, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। समझ आ रहा है क्या? तो किसी भी रूट्स का जो नेचर है वह किससे पता चलता है? तो उस इक्वेशन का हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी। अच्छा, और कभी क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। इतना भी क्वेश्चन कंप्लीट है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू, डी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अब ए बी सी की वैल्यू आप निकाल के यहाँ पे रख दो, कैलकुलेट कर दो, जो आएगा वो आंसर, ठीक है? अगर इस डी की वैल्यू
इक्वल टू 0 के बराबर हो जाती है। मतलब हमने कैलकुलेट किया और हमारा कैलकुलेशन कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका जो नेचर होता है वह रियल होता है एंड इक्वल होता है। मतलब उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो ग्रेटर देन 0 से कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा कम समझ आते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 जब नंबर लाइन पे हम जाते हैं तो नंबर लाइन पे देखते हैं कि अगर ये नंबर लाइन है तो मेरा राइट साइड ये बेटा यहाँ पे देखते, नहीं तो आप लोग कर लोगे। ये नंबर लाइन है तो ये 0, इधर वाले नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, और इधर वाले नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव। तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और जब इधर जाएंगे तो सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि यदि d की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, चाहे वह नंबर कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 कहा जाएगा। और उस सिचुएशन में जो रूट्स होते हैं रियल होते हैं बट अनइक्वल होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, रियल होंगे और बराबर होंगे। इससे मतलब क्या है, जैसे एक इक्वेशन हमने सॉल्व किया, अभी हमने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की कितनी वैल्यू मिलती है, 2। तो अगर वो रियल एंड इक्वल है तो दोनों वैल्यू सेम सेम आएगी। यस सर, दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम सेम आएगी। जैसे 2 2 -1 1 0 0 कुछ भी है, लेकिन x की दोनों वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। इस वाले में क्या होगा, रियल मिलेगी बट दोनों वैल्यू अलग अलग मिलेगी, अनइक्वल, दोनों वैल्यू अलग। जैसे 1 2 -1 2 0 5 ऐसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। और यदि लेस देन अगर 0 होता है, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, एनी निगेटिव नंबर। 0 छोटा का मतलब क्या हुआ, एनी निगेटिव नंबर, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके पहले निगेटिव साइन आ गया है तो वो निगेटिव नंबर कहलाएगा या लेस देन 0 कहलाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इमेजिनरी, या इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये जनरली जो हाइपोथेटिकल या जो थोड़ा सा अच्छे टीचर्स होते हैं वो इस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, वो इसको ज्यादा यूज करते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो रूट एग्जिस्ट तब नहीं करेगा जब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। एक नई चीज मैं यहाँ पर अपने तौर से बताने जा रहा हूँ जो आपकी इस बुक में नहीं है, बट आप रेफरेंस बुक में जाओगे, जैसे RS अग्रवाल में चले जाएं, टुगेदर विथ में चले जाएं, या RD शर्मा में चले जाएं, तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट और मिलेगा। यदि मान लो कि कोई रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और वह सिर्फ रियल है, देखो दो बातें हैं, यहां भी रियल दिख रहा है, यहां भी रियल दिख रहा है, बट इस वाले में रियल और इक्वल है, इस वाले में बोल रहा है कि अनइक्वल है। लेकिन अगर ये बोले कि कोई एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स रियल है, अब हमें नहीं पता है, नहीं बताया गया कि रियल इक्वल है या रियल अनइक्वल है। भाई अगर रियल एंड इक्वल होगा तो ही तो कंडीशन ये लगाओगे, अनइक्वल होगा तब ये लगाओगे, इमेजिनरी होगा तो ये लगाओगे। लेकिन अगर ये बोलता है कि सिर्फ रियल है तब हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, वो हमारे पास नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो d की वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, और इसके लिए क्या है, ओनली रियल। क्या कंडीशन है, रियल। अब यहाँ पे समझो, ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ, बट इसको भी टीचर बताने से बताते नहीं बताते। यहाँ पे देखो, इक्वल टू 0 है तो भी रियल है, ग्रेटर देन 0 है तो भी रियल है। मतलब ये हो गया कि रियल के लिए चाहे वह बराबर 0 के हो या 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे दोनों चीजें बता दी मैंने, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। तो अगर सिर्फ रियल पूछे तो आप लोगों को ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन अप्लाई करनी। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये बस इतना ही था, और एक तरीके से देखें तो इस पूरे 4 चैप्टर का कंप्लीट मैंने बेसिक आपको डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज निकाल लीजिए 4.1। यस सर। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे ही दिया गया है कि चेक वेदर गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक आर नॉट, बस यही लिखा हुआ है। ठीक है,
तो उसमें का फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग बोल दो क्या इक्वेशन है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाँ 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। x माइनस 3, मतलब वैसा ही है जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था। तो देखो बेटा, इसको ऐसे देखने इसका होल स्क्वायर है तो लग रहा है होगा भी नहीं होगा ये Yes. बाद में अपन चेक करेंगे, बट ये है। आप इसको क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे पूरे इक्वेशन को, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर शर्माना नहीं है बेटा। देखो पेरेंट्स बहुत मेहनत से पैसे ला रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी अगर वो मैनेज कर रहे हैं कहीं न कहीं से, तो समझ लो कि क्या करते होंगे वो आप लोगों को पता नहीं है, पेरेंट्स कहाँ से कैसे मैनेज कर रहा है। और अगर अच्छा आप लोगों का भी एफोर्ट है भाई, आराम से घर में बैठते हैं इतना चल के आ रहे हो, तो दोनों लोगों की कहीं न कहीं एफोर्ट लगी हुई है, ठीक है। तो उसका बिल्कुल मिसयूज नहीं करना है, शर्म वाली कोई बात नहीं है। देखो क्वेश्चन क्लास में वो स्टूडेंट पूछता है जो पढ़ता है, बात समझ आ गई। जो नहीं पढ़ेगा वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। क्वेश्चन पूछना कोई आसान काम नहीं है, क्वेश्चन पूछना बहुत टफ काम है। अगर आप कुछ नहीं जानते, मैं बोलूँ कि आप इसे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, तो क्या पूछोगे? यानी कि जब आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा तो ही आप पूछ सकते हो, और नॉलेज तब आएगा जब हम पढ़ेंगे। तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, जो नहीं आता है तुरंत पूछो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें नहीं आ रहा था वही सीखने के लिए आ रहा है। क्लियर होगी बात? इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करेंगे, और यहाँ मैं मेंशन करता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, इसको क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू इस 2 का इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू एक्स कितना होगा बेटा? 2x माइनस 2 इंटू 3 6। अब इसको भी इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये प्लस का 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1 ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे, राइट साइड की जितनी भी चीजें हैं वो सबको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, राइट साइड में सिर्फ जीरो जाने दो, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, साइन चेंज होता है मालूम नहीं है, जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किसी क्वांटिटी को हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर ये 2x से 2x क्या हो गया बेटा? कैंसिल, क्या बच गया? प्लस का 1, 6 इधर है तो दोनों को ऐड कर दो, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया? 7 इक्वल टू 0। आपका फाइनल इक्वेशन ये मिल गया। अब आप लोग बताओ इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। कितनी है बेटा? डिग्री क्या दिख रही है यहाँ पे? 2। देखो x के ऊपर कितना है, x के हेड पर जो बैठा है वही वो इसकी डिग्री कहलाएगी, सही होता है ना। x के हेड पे जो बैठा है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो लिखेंगे सिंस डिग्री इक्वल टू 2 देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पूरे इक्वेशन को ब्रेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, राइट साइड को ब्रेक करना है। राइट साइड में लिखा है x माइनस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी सर? a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब पहले आइडेंटिटी हम यहाँ पे मेंशन करें। a क्या? क्यूब हाँ बोलो। प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब। आप बोलो बेटा, क्या नाम मैं बोल अतिक्ष। अतिक्ष। हाँ बोलो सर ये आइडेंटिटी मैंने याद नहीं करी। सर a क्यूब माइनस बी क्यूब डायरेक्ट सर उसमें माइनस का साइन लगा कर भी हम कर सकते हैं ना। किसमें? जैसे सर हम है ना b की वैल्यू हम है ना प्लस में ले लेते हैं इस टाइम पे, तो हम उसे प्लस में ही रख कर उसको मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। हाँ। हाँ a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी कर सकते हैं, वो तो वही है, बट ऐसे डायरेक्ट करें, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब हाँ प्लस 3 नो तो माइनस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस प्लस लास्ट वाला प्लस आता है 3ab स्क्वायर। ये होता है आइडेंटिटी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब। a के प्लेस पे क्या है x और b के प्लेस पे क्या है 2, ठीक है। बस उस आइडेंटिटी में रख देंगे, और लेफ्ट है जैसा है वैसे ही नोट करेंगे इसको। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2
प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो बेटा ये एक्स क्यूब प्लस का है, ये भी एक्स क्यूब प्लस का है, बट इक्वल टू उधर, जब इधर लाएंगे तो माइनस होगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया? माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना होगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 8 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6x स्क्वायर 3 इंटू, अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 3 12, तो प्लस 12x। सारी क्वांटिटी को लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो देखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 12x, ये हो जाएगा माइनस का 12x। राइट साइड क्या बचा? कुछ नहीं, तो 0। अब इसमें x स्क्वायर वाले को एक साथ इक्वेट करते हैं, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 12x और ये माइनस का x, माइनस का 13x, तो ये दोनों ही माइनस हैं तो आपस में प्लस हो जाएंगे, बट साइन किसका लगेगा? माइनस का, तो माइनस का 13x प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो आपका ये इक्वेशन फाइनल बन के आ गया। अब डिग्री कितनी है बेटा इसमें? 2, इसकी भी डिग्री 2 है। देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर x की, सिंस डिग्री इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे लिखना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है। देखो फुल मार्क्स चाहिए, मैं फुल मार्क्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी आदमी के लिए तो सबको। आप ये देखते हो एग्जाम में 2 स्टूडेंट सेम क्वेश्चन करके आते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है बट मार्क्स अलग लगाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? यही सब। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चेक विच इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, तो आपको नीचे लिख के बताना होगा। ठीक है, क्यों क्वाड्रेटिक है वो भी रीजन में लिख के बताना है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, पहले 2 चीजें दी गई, 2 इंफॉर्मेशन दी गई है। पहली चीज दी गई है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, 528 meters, रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, पहली चीज, एंड इट्स लेंथ इक्वल टू 2 इंटू विड्थ प्लस में 1, मतलब इनके विड्थ के 2 गुने से 1 मीटर ज्यादा। ये 2 इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई, तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। मैं मान लेता हूं कि लेट विड्थ ऑफ प्लॉट, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। देखो बेटा अब आप ये सोचोगे कि किसको हम सपोज करें। सपोज करने के लिए हम किसी को सपोज कर सकते हैं। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है तो मैं लेंथ को भी मान सकता हूँ, विड्थ को भी मान सकता हूँ और क्वेश्चन में बना सकता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए सिंपल क्या है वो चीज देखो, हमें उस क्वांटिटी को कंसीडर करना चाहिए जिस पर दूसरी वाली क्वांटिटी डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो लेंथ डिपेंड करता है विड्थ पे, क्योंकि लेंथ बता रहे कि लेंथ जो है विड्थ के 2 गुने से 1 मीटर ज्यादा है। बात समझ में आ गई? अगर मुझे विड्थ पता है तो उसका डबल करेंगे, 1 मीटर प्लस कर देंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। तो जिस क्वांटिटी पर डिपेंड है उसी क्वांटिटी को हमें कंसीडर करना है। यहाँ पे विड्थ पे लेंथ डिपेंड कर रहा है तो मैंने विड्थ को मान लिया कि विड्थ कितना है? x है। बताओ देयरफॉर लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेंथ इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना है, ये 2 का 2 लिखो इनटू में विड्थ कितना माना है बेटा आपने? x। विड्थ क्या माना है? x, तो 2 इंटू एक्स प्लस और ये क्या है? 1। तो ये हो गया आपका लेंथ। ठीक है, तब दोनों क्वांटिटी हमें मिल गई। यहां पे विड्थ मिल गया और ये लेंथ मिल गया। एरिया हमारे पास है। साक्षी बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? मतलब रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला मालूम है? गुड, लेंथ इनटू विड्थ। तो लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो बेटा यहां पे भी
मैं सिर्फ रेक्टेंगल क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला वही लगाने जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो ये सब लिखने की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है। जो दिया गया है वही शेप हम लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे किसका, रेक्टेंगल का, बट लिखेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब बता दो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितना है 528, तो इसकी जगह पे लिख दिया। इक्वल टू लेंथ कितना हमने निकाल रखा है 2x+1, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो 2x+1 इनटू में विड्थ कितना है बेटा, x हमने X। मान रखा है, तो यहाँ पर हमने लिखे x। इस x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x इंटू x, कितना हो गया 2x² 2x² प्लस 1 का भी x में इंटू सिर्फ x। तो ये हो जाएगा x। अब क्या करो, इसको भी उधर ट्रांसफर कर दो, इक्वेशन बना दे। यस तो सर, ये हो जाएगा पहले 2x² प्लस में x और इसको उधर -528 भेज दिया तो -528 इक्वल टू, अब इधर कुछ नहीं बचा है तो क्या लगाएंगे 0। पूरी इक्वेशन। दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर गिवन प्रॉब्लम।